हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। लास्ट वीडियो में हमने स्पेशली नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस किए थे। मैंने ये डिस्कस किया था कि आइडियल सॉल्यूशन कब बनते हैं, नियरली आइडियल सॉल्यूशन कब बनते हैं। तो बताया था कि जब दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल जब आपस में मिक्स होते हैं, पोजीशन आइसोमर्स हो गए, जैसे प्रोपाइल एल्कोहल हो गया और इथाइल एल्कोहल हो गया, इस तरह के सिमिलर मॉलिक्यूल जब आपस में मिक्स होते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन बनता है। और फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस किया था। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन डिस्कस किया था। पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन वो थे जहां इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज होते हैं सॉल्यूशन बनते समय, और नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन वो होते हैं जब सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है तो उसमें नेट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एजोट्रोपिक सॉल्यूशन, एजोट्रोपिक मिक्सचर। तो एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं? अभी जो बोर्ड पे दोनों ग्राफ हैं वो तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हैं, लेकिन मैं अभी वापस डिस्कस कर रहा हूं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब यहां पर क्या हुआ था, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज हुए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज हुए। और यहां पर डिस्कस कर रहा हूं मैं नेगेटिव डेविएशन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज, और यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज। तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होने की वजह से जो हमारी ये जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं उसके कंपैरिजन में जो ऑब्जर्व वैल्यूज मिली वो ज्यादा मिली। तो ये मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि इस तरह के ग्राफ मिलते हैं। नेगेटिव डेविएशन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ने की वजह से जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, ये वाली कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं और रेड वाली ऑब्जर्व वैल्यूज हैं, या रेड लाइंस ऑब्जर्व वैल्यूज को डिनोट कर रही है। अब एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? बेसिकली एजोट्रोपिक मिक्सचर वो होता है जहां पर मैक्सिमम डेविएशन मिले, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। तो एक जरूर ऐसा कंपोजिशन होगा, जैसे सपोज करो मैं एक अजम्पशन दे रहा हूं कि यहां पर ये मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मिल रहा है हमको। ये वो पॉइंट है, ये वो सॉल्यूशन है जिसमें हमको मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मिल रहा है। ये वो सॉल्यूशन है जहां पर हमको क्या मिला, हमको मिला मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन, मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन है। और मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन हो गया तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर है, वीपी लिख रहा हूं, वीपी मतलब वेपर प्रेशर। और मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा तो इसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन होगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन बनेगा। साथ में अगर मैं डिस्कस करूं तो इस सॉल्यूशन के अंदर मिनिमम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे। यानी ये वो सॉल्यूशन, ये एक ऐसा कंपोजिशन है जहां पर दोनों लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल्स मिनिमम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को फील कर रहे हैं। मैं वापस क्लियर कर रहा हूं, जो एजोट्रोपिक मिक्सचर है, एजोट्रोपिक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन होता है जिस कंपोजिशन पर मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मिले। मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मिलने का मतलब इस पॉइंट पर हमको मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिल रहा है, इस पॉइंट पर हमको मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिल रहा है।
और मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिल रहा है, साथ में मिनिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स है, और मिनिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे तो इस सॉल्यूशन का मिनिमम वेपर प्रेशर होगा। तो नाउ दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एजोट्रोपिक सॉल्यूशन। हम इस सॉल्यूशन को एजोट्रोपिक सॉल्यूशन कहेंगे। इसी तरह से जब हम नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे तो नेगेटिव डेविएशन में भी एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक कंपोजिशन ऐसा मिलेगा हमको जहां पर सॉल्यूशन मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। जैसे सपोज करो ये है, तो यहां पर ये सॉल्यूशन शो कर रहा है मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन। ये सॉल्यूशन मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन वाला है। ये सॉल्यूशन मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन वाला है। और जब मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन आएगा तो आप देख लो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सबसे कम है, तो इस केस में इसका मिनिमम वेपर प्रेशर होगा, और मिनिमम वेपर प्रेशर होगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन हो जाएगा। ये वो सॉल्यूशन है जहां पर मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे, यानी सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को मैक्सिमम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। यानी ये वो सॉल्यूशन है जहां पर सारे कंपोनेंट होमोजेनियस इक्वल और होमोजेनियस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ साथ वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैक्सिमम है। यहां पर भी होमोजेनियस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है और वो मिनिमम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, यानी ये मिनिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला सॉल्यूशन है और ये मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला सॉल्यूशन है। ऐसे सॉल्यूशन को हम एजोट्रोपिक सॉल्यूशन कहते हैं। हम एजोट्रोपिक सॉल्यूशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। उस एग्जांपल से आप एजोट्रोपिक सॉल्यूशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मैंने प्रीवियस वीडियो में लिया था, मैं उसी एग्जांपल से आपको नेगेटिव एजोट्रोप कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो इसमें हम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहां पर मैं दो सॉल्यूशन बना रहा हूं। एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, फ्री बॉन्डेड। एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, फ्री फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बॉन्डेड। एक टेबल बना के इस एग्जांपल से आप एजोट्रोपिक सॉल्यूशन अच्छे से समझ जाएंगे और कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप क्वेश्चन भी आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे इसके। कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, या एक्सप्लेन हो तो जाते हैं लेकिन उसका इफेक्ट इतना नहीं आता है। अगर किसी एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन किया जाए तो वो बहुत अच्छा माइंड में सेट हो जाता है, उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आपस में मिक्स होकर नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को जब मिक्स करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। ये वॉल्यूम है इन ml, वॉल्यूम
ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का वॉल्यूम है जो कि मैं ml में ले रहा हूं। मेरे पास 100 ml एसीटोन है, 0 ml क्लोरोफॉर्म, यानी ये फर्स्ट वाला प्योर एसीटोन है। 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 10। फर्स्ट और 11th वाला जो सॉल्यूशन है वो प्योर है। फर्स्ट वन इज प्योर एसीटोन एंड लास्ट वन इज प्योर क्लोरोफॉर्म। यानी 11th वाला जो है, ये 11th वाला हमारे पास प्योर क्लोरोफॉर्म है, प्योर क्लोरोफॉर्म है। और फर्स्ट वाला जो है हमारे पास प्योर एसीटोन है। फर्स्ट वाला हमारे पास प्योर, ये प्योर एसीटोन है। तो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन हमारे पास प्योर एसीटोन है, सॉरी फर्स्ट वाला सॉल्यूशन नहीं है, फर्स्ट वाला प्योर एसीटोन है और 11th वाला प्योर क्लोरोफॉर्म है। सेकंड टू 10 ये सॉल्यूशन है। सेकंड सॉल्यूशन के अंदर 90 ml एसीटोन है और 10 ml क्लोरोफॉर्म है। थर्ड के अंदर 80 ml एसीटोन है, 20 ml क्लोरोफॉर्म है। फोर्थ के अंदर 70 ml एसीटोन है, 30 ml क्लोरोफॉर्म है। और इस तरह से यहां तक आते आते ये 10 ml एसीटोन है और 90 ml क्लोरोफॉर्म है। तो सेकंड टू 10th ये जो मैं ये कहूंगा ये सारे डिफरेंट कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के। एसीटोन क्लोरोफॉर्म का एक कंपोजिशन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, इस तरह से। अब इसमें मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक अजम्पशन ले रहा हूं। अजम्पशन मेरा ये है कि 1 ml एसीटोन 1 ml क्लोरोफॉर्म के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये मेरा अजम्पशन है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यानी 1 ml एसीटोन 1 ml क्लोरोफॉर्म से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ऐसा तो होगा ही नहीं जैसे सेकंड सॉल्यूशन है कि 10 ml तो क्लोरोफॉर्म है और पता चला 10 ml क्लोरोफॉर्म ने 90 ml ही एसीटोन के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। वो पॉसिबल नहीं। किसी सेमिनार में 100 चेयर्स पड़ी है और अगर 20% जाते हैं तो 20% जाते हैं तो 20% जो हैं 20% जो हैं वो 20 चेयर्स को तो ऑक्यूपाई करेंगे, रिमेनिंग 80 तो अनऑक्यूपाइड रहेगी। तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि 10 ml क्लोरोफॉर्म 90 ml एसीटोन को पूरा का पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्ड कर दे, ऐसा नहीं होता। 10 ml क्लोरोफॉर्म का जो 10 ml जो क्लोरोफॉर्म है वो एसीटोन के कुछ पर्टिकुलर अमाउंट को ही हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्ड कर पाएगा, बाकी एसीटोन फ्री रहेगा। तो मेरा ये अजम्पशन है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 ml के साथ बन रही है, 1 ml के साथ बना रहा है, मतलब 1 ml क्लोरोफॉर्म 1 ml एसीटोन के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। अब यहां पर तो क्या होगा, फर्स्ट वाले केस में 100 ml ही फ्री रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 0 रहेगी, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जब तक मिक्स नहीं होगा तब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगी। क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। अब यहां 10 ml के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, तो यहां 20 ml सॉल्यूशन ऐसा है, 20 ml सॉल्यूशन ऐसा है जो 20 ml सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड है। यानी 10 ml क्लोरोफॉर्म 10 ml एसीटोन के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना गया, बाकी 80 ml एसीटोन यहां फ्री है। इसी तरह से अगर यहां 20 है तो 20 ml 80 ml के 20 ml से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, मतलब
इसका डबल कर दो, 40 ml तो बॉन्डेड रहेगा, इसी तरह से 30 इसके 30 से बॉन्डिंग करेगा तो 60 बॉन्डेड हो गया, 40 ml क्लोरोफॉर्म इसके 40 ml एसीटोन के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, 20 फ्री है। 50 ml के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, तो क्या हुआ, फोर्थ वाला जो सॉल्यूशन है, सॉरी 6 वाला जो सॉल्यूशन है, 6 वाले सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन यानी पूरा का पूरा सॉल्यूशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड हो गया। अजम्पशन में वाइस वर्सा भी चलने दे रहा हूं मैं। अब यहां पर आप देखें 40 ml 60 ml के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो यहां पर वापस क्या हो जाएगा, तो यहां अपन यहां से स्टार्ट कर देते हैं, तो वापस यहां पर क्या होगा, यहां पर बॉन्डेड कितना होगा, प्योर क्लोरोफॉर्म में बॉन्डेड कितना होगा 0, और ये 100 का 100 फ्री है। अब मैं इधर चल रहा हूं 10 से करेगा तो 20 तो बॉन्डेड हो गया, 80 फ्री हो गया, 10 ml एसीटोन 10 ml क्लोरोफॉर्म के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ गया, 20 के साथ आ गया 40 और ये 60 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर ये बॉन्डेड हो जाएगा 60 और फ्री हो जाएगा 40, और अब यहां पर बॉन्डेड हो जाएगा 80, फ्री हो जाएगा 20। तो यहां पर इस तरह से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। अब इसमें हम एजोट्रोपिक सॉल्यूशन किसको कहेंगे, एजोट्रोपिक सॉल्यूशन है फोर्थ वन। एजोट्रोपिक सॉल्यूशन कौन सा है, सॉरी 6 वन, ये 6 वाला जो है, ये वाला सॉल्यूशन हमारा एजोट्रोपिक सॉल्यूशन है, जिस पर मैं स्टार लगा रहा हूं, क्योंकि ये वो सॉल्यूशन है जहां हमको मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा। ये वो सॉल्यूशन है जहां मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से सारे मॉलिक्यूल होमोजेनियस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड है, होमोजेनियस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है 6th वाले में। सेकंड वाले सॉल्यूशन को देखूं तो उसमें 80% ऐसा है जो बॉन्डिंग से फ्री है और 20 बॉन्डेड है, या 40 बॉन्डेड है 60 फ्री है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहां पर ये सॉल्यूशन भले होमोजेनियस है, सॉल्यूशन भले होमोजेनियस है, पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाइज ये होमोजेनियस नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाइज ये होमोजेनियस नहीं है। सेकंड सॉल्यूशन के अंदर 20% ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स फील कर रहा है और 80 कम कर रहा है। थर्ड वाले में 40 ml या 40% सॉल्यूशन ऐसा है जो ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स फील कर रहा है, 60 नहीं है। तो खाली एक 6th वाला जो सेंटर में, जहां मैंने थोड़ी सी रेड लाइंस बना दी है, स्टार लगा दिया है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जहां हम ये कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में होमोजेनियस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एजोट्रोपिक सॉल्यूशन नहीं है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाइज 2 पार्ट में डिवाइड है। एक जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एक पोर्शन वहां, एक पोर्शन वो होता है जहां इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा रहते हैं, दूसरा पोर्शन वहां वो जो जहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम रहते हैं। अब अगर मैं सेकंड सॉल्यूशन को, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं सेकंड सॉल्यूशन को हीट करूं तो पहले वेपर एसीटोन की बाहर आने लग जाएगी, क्लोरोफॉर्म की नहीं आएगी, क्योंकि क्लोरोफॉर्म तो एसीटोन के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड होने की वजह से जो 10 ml हमने क्लोरोफॉर्म डाल रखा है सेकंड वाले सॉल्यूशन में, ये वाला 10 ml एसीटोन के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड है, तो ये तो बंधा हुआ है एसीटोन के साथ, यानी ये वाला क्लोरोफॉर्म ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स फील कर रहा है। इस वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वेपर नहीं बनेगी, एसीटोन की बनेगी पहले, यानी इसको हीट करते ही एसीटोन की वेपर बाहर आएगी। जब तक पूरी एसीटोन की वेपर बाहर नहीं आएगी तब तक इस पोर्शन का नंबर नहीं आएगा। तो यहां पर इसी तरह से थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनको हीट करने पे
जो फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसमें एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा और वो उसमें एसीटोन एस्केप होगा। ये वाला पोर्शन, ये सारा एस्केप होने के बाद फिर इनका नंबर आएगा। इसी तरह से वहां उल्टा हो जाएगा, वहां क्लोरोफॉर्म पहले एस्केप होगा फिर एसीटोन होगा। अब हम यहां देख रहे हैं कि यहां जब एसीटोन पहले एस्केप होगा तो इस सॉल्यूशन को जब हम हीट करेंगे, इनमें से किसी भी एक सॉल्यूशन को मैं ले रहा हूं और अगर मैं इनमें से किसी भी एक सॉल्यूशन की बात करूं और मैं इसको हीट करना स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप, तो एक अजम्पशन ले रहा हूं मैं कि यहां पर ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को जैसे ही मैं हीट करना स्टार्ट करूंगा, इस सॉल्यूशन को जैसे ही मैं हीट करना स्टार्ट करूंगा तो पहले वेपर्स जो बाहर आएगी, वो जो पहले जो वेपर्स जो बाहर आना, जो पहले जो वेपर्स बाहर आई, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं मैं, तो यहां पर जो ये वेपर्स है, ये वेपर्स किसकी है? एसीटोन की वेपर है। ये किसकी वेपर है? ये एसीटोन की वेपर है। और यहां पर जो ये रेसिड्यू जो मिला, ये है 20 ml, जिसमें 10 ml प्लस 10 ml, यानी 10 ml एसीटोन है, 10 ml क्लोरोफॉर्म है, 10 ml एसीटोन है और 10 ml इसमें क्लोरोफॉर्म है। और यहां पर जब ये बॉइलिंग पॉइंट था, सपोज करो ये बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री था या 58 डिग्री सेंटीग्रेड था, एक अजम्पशन है, वैल्यू भी अजम्पशन के हिसाब से लिया मैंने 58 डिग्री, तो मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, 58 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहला बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब इस बॉइलिंग पॉइंट में सारा का सारा ये एसीटोन की वेपर्स बनी, एसीटोन की क्या बनी? वेपर बनी। अब ये जो एसीटोन की वेपर है, ये कंडेंसर से अपन रिजर्वोयर में कलेक्ट कर लेंगे, यानी कहने का मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमने एसीटोन को कलेक्ट कर लिया। अब जो ये सॉल्यूशन है, ये 10 ml एसीटोन है और 10 ml क्लोरोफॉर्म है, मतलब ये एजोट्रोपिक सॉल्यूशन बन गया, ये एजोट्रोपिक सॉल्यूशन बन गया। अब और ये एजोट्रोपिक सॉल्यूशन बन गया, अब इसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो मैक्सिमम है, क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, तो इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है? मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला सॉल्यूशन बन गया। यानी ये जो सॉल्यूशन बन गया वो बन गया मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाला सॉल्यूशन। और यहां मैं ये कहूं, ये वाला जो सॉल्यूशन बन गया वो बन गया एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बन गया। अब ये वापस हीट होगा और जब ये वापस, अब टेम्परेचर वापस बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा और टेम्परेचर इंक्रीज होते हुए हो सकता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इसके जस्ट अबव जो वेपर बन रही है वो अब दोनों की बनेगी, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की, यानी यहां एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दोनों की वेपर होगी। यहां पर किसकी वेपर होगी? वेपर्स ऑफ एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। इसका मतलब हम एजोट्रोपिक सॉल्यूशन के ए और बी कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब फिर मैं री एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने इनमें से किसी भी एक सॉल्यूशन को हीट किया, टेम्परेचर सपोज करो वो 30 डिग्री पे सॉल्यूशन था, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया 58 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 58 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट आया और उस समय सारे के सारे एसीटोन की वेपर इस सिस्टम से एस्केप होके बाहर आ गई। अगर हम इसके ऊपर कंडेंसर लगा देंगे तो हम रिसीवर में एसीटोन की वेपर को कलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपको ये मालूम है, जब किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आता है तो उस बॉइलिंग पॉइंट वो आइसोथर्मल हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है
कि जब किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आता है तो वो आइसोथर्मल हो जाता है। इसको मैं एक कॉमन एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम जैसे ही वाटर का टेम्परेचर रेस करते हुए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ले जाते हैं, तो अब आप उस बीकर में वाटर ले रखा है, उसमें थर्मामीटर डाल दो और आप उसको हीट करो। जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, टेम्परेचर और आगे बढ़ना स्टॉप हो जाएगा। बस वो 100 डिग्री पे कांस्टेंट हो जाएगा टेम्परेचर। और ये 100 डिग्री टेम्परेचर तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक कि सारा का सारा वाटर उसमें से एस्केप नहीं हो जाए, वेपोराइज नहीं हो जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर आकर सिस्टम आइसोथर्मल हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है और तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता है जब तक कि सिस्टम से उस लिक्विड की सारी वेपर बाहर नहीं आ जाए। तो यहां पर भी क्या होगा, एसीटोन की सारी वेपर जब तक बाहर नहीं आएगी तब तक 58 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अचानक आप इसमें थर्मामीटर लगा हुआ है, अचानक आपने क्या ऑब्जर्व किया, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सॉल्यूशन तो है और थोड़ी देर बाद कुछ देर के लिए तो टेम्परेचर 50, ये थर्मामीटर है और आप हीट कर रहे हैं 58 डिग्री सेंटीग्रेड, 2-4-5 मिनट के लिए फिक्स रहा और फिर आपने देखा कि अचानक वापस टेम्परेचर बढ़ने लग गया। इसका मतलब आप समझ जाओ कि एसीटोन की वेपर पूरी की पूरी अलग हो गई है। अब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो एजोट्रोपिक सॉल्यूशन बन चुका है। अब इसका सेकंड बॉइलिंग पॉइंट आएगा और सेकंड बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़े हुए वाला हुआ आएगा, क्योंकि जो ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो एजोट्रोपिक और एजोट्रोपिक सॉल्यूशन जो बना हुआ है ये वाला, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है इसीलिए। तो इसका मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये एक ऐसे सॉल्यूशन है जिनके दो बॉइलिंग पॉइंट होंगे। एक तो ये वाला पोर्शन एस्केप होगा, यानी एक तो इस पोर्शन के लिए बॉइलिंग पॉइंट जिसकी वैल्यू लोअर होगी। जब ये 80 ml पूरा एस्केप हो गया, जैसा कि मैंने यहां किया, ये 80 ml जब पूरा एस्केप हो गया तो उसके बाद ये इस 20 ml को एस्केप होने के लिए, वेपोराइज होने के लिए ज्यादा हीट चाहिए। इसका मतलब इसके दो बॉइलिंग पॉइंट हो गए, एक इस पोर्शन के लिए, एक इस पोर्शन के लिए। इसी तरह से इसके भी दो बॉइलिंग पॉइंट हो गए। ये जैसे अपन हीट करना स्टार्ट करेंगे तो जब तक ये 60 ml एस्केप होके वेपोराइज होके बाहर नहीं आएगा तब तक इसका नंबर नहीं आएगा। लेकिन जब इसका नंबर आएगा तो ये जब पूरा वेपोराइज होगा तो उसके बाद वापस टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा और जब वो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ 58 डिग्री सेंटीग्रेड पर सारा एस्केप हो गया, फिर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ और फिर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक नया बॉइलिंग पॉइंट आया जो इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ सकता है। तो वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिमेनिंग पोर्शन एस्केप होने लग गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो जो एजोट्रोपिक सॉल्यूशन नहीं है ये वाले, इनके दो बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अगर मैं सिक्स्थ वाले सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या इसके दो बॉइलिंग पॉइंट होंगे? नहीं होंगे इसके दो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर तो ये पोर्शन जीरो है, सारा का सारा इन होमोजेनियस मोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से फोर्स्ड है, सॉल्यूशन बना हुआ है। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये है, जो मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं सिक्स्थ वाले सॉल्यूशन को हीट कर रहा हूं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितने होंगे? एक होंगे कि दो होंगे? एक। और वो कौन सा होगा? 58 डिग्री होगा कि 70 डिग्री होगा? 70 डिग्री होगा। इसी तरह से इन सॉल्यूशन के भी दो बॉइलिंग पॉइंट होंगे। तो आपको एक बात क्लियर हो गया कि एजोट्रोपिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट एक ही होता है, और एजोट्रोपिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट एक ही होता है, जबकि जो नॉन एजोट्रोपिक सॉल्यूशन होते हैं उनके दो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो आज आपको यह भी मालूम पड़ा कि किसी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट दो हो सकते हैं। यस, किसी सॉल्यूशन के दो बॉइलिंग पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन एजोट्रोपिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके दो बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते हैं। या ज्यादा बेस्ट ये बोले कि एजोट्रोपिक सॉल्यूशन को छोड़कर बाकी सारे सॉल्यूशंस के दो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। और प्योर लिक्विड का भी एक ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर अपन प्योर लिक्विड और एजोट्रोपिक लिक्विड में सिमिलरिटीज देखें तो दो सिमिलरिटीज नजर आएगी।
प्योर एसीटोन, प्योर क्लोरोफॉर्म, यानी कोई भी प्योर लिक्विड होगा, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक ही होगा। अगर एसीटोन का सपोज करो बॉइलिंग पॉइंट 58 डिग्री है तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 58 डिग्री रहेगा, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा 1 एटमॉस्फेयर पर। और सपोज करो क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री है तो वो 60 डिग्री ही रहेगा। एजोट्रोपिक सॉल्यूशन का भी बॉइलिंग पॉइंट एक ही रहता है। तो पहली सिमिलरिटी प्योर लिक्विड और एजोट्रोपिक में क्या है, एजोट्रोपिक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एक होता है, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक होता है। दूसरा, प्योर लिक्विड में होमोजीनियस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, तो एजोट्रोपिक में भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होमोजीनियस होते हैं। तो प्योर लिक्विड से एजोट्रोपिक कौन सी दो सिमिलरिटी शो करता है? नंबर 1 होमोजीनियस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, नंबर 2 सिंगल बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हम जो हमने ग्राफ डिस्कस किए थे, तो ये वेपर प्रेशर ये इंक्रीज हो रहा था। जो मैंने ग्राफ डिस्कस किए थे, मैं इन ग्राफ की बात कर रहा हूं, इन ग्राफ की, ये वाले जो ग्राफ हैं जो मैंने पहले बताए थे आपको, इस ग्राफ की डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो इसमें ये जो रेड लाइन है, ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, या ये रेड लाइन मैं बता रहा हूं, ये रेड लाइन किसको डिनोट कर रही है? ये रेड लाइन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर को बता रही है। किसको बता रही है? कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर को। कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी पीएस, जो पीए प्लस पीबी के बराबर था। ये प्योर एसीटोन का, ये तो एक्सट्रीमली लेफ्ट और एक्सट्रीमली राइट लिखा था, लेफ्ट टू राइट। आपको याद आ गया होगा मेरा प्रीवियस। आप जब कभी भी कोई भी वीडियो बीच से मत देखें, स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आप फर्स्ट वीडियो से प्रॉपरली मेरे वीडियो देखते चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। अब यहां पर क्या हो गया, ये तो पी नोट ए है और ये है पी नोट बी। अब ये सॉल्यूशन का, ये फर्स्ट, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का, ये सिक्स का, ये सेवंथ। ये जो रेड डॉट लगा रहा हूं, ये रेड डॉट आइडियल सॉल्यूशन को बता रहे हैं। ये सारी इसकी कैलकुलेटेड वैल्यूज, ये इसकी सारी कौन सी वैल्यूज हैं? कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं। ये कैलकुलेटेड वैल्यूज है, रेड डॉट इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये सारी कैलकुलेटेड वैल्यूज है। अब हम जब ऑब्जर्व वैल्यू लेंगे तो देखो, इसका तो ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड सेम ही आने वाला है क्योंकि तो प्योर है। लेकिन मैंने अभी कौन सा डेविएशन अपन डिस्कस कर रहे हैं? अपन डिस्कस कर रहे हैं नेगेटिव डेविएशन को लेके चल रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। अब यहां तो 100 था, 100 ही तेजी से उड़ रहा था, या 80 तेजी से उड़ रहा है, 20 स्लो उड़ रहा है। तो जो वैल्यू आएगी हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है ब्लू वाली, तो हमारी ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये ऑब्जर्व वैल्यू है। ध्यान देना, रेड डॉट कैलकुलेटेड वैल्यू को बता रहा है, रेड डॉट किसको बता रहा है? कैलकुलेटेड वैल्यू को बता रहा है। ये वाली वैल्यू हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है। तो ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास कम आएगी। कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने राउट स्लो के अकॉर्डिंग निकाली, ऑब्जर्व वैल्यू जो हमने लैब में किसी इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व की। यहां पर ये 20 पोर्शन की वजह से वेपर प्रेशर कम हुआ था या 40 की वजह से कम हुआ था। यहां पर ये इसका ऑब्जर्व वैल्यू और कम आएगी, इसकी ऑब्जर्व वैल्यू और कम आएगी, इसकी और कम आएगी, और यहां पर ये और कम आएगी। अब आप देखें, अब क्या होगा? और कम जाएगी? नहीं, अब वापस बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि आप देखें यहां पर 100 ही
100 पोर्शन ही, यानी पूरा का पूरा पोर्शन मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स से फोर्स्ड है। अब वापस ये वाले की सिचुएशन करीब करीब आ गई, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा क्योंकि यहाँ क्लोरोफॉर्म कंपोनेंट चेंज हो गए। यहाँ अब 20, यहाँ पर 20 जो फ्री है वो क्लोरोफॉर्म है और 80 बॉन्डेड है। अब यहां पर ये वैल्यू ऑफ इसको टच कर जाएगी क्योंकि ये प्योर है। तो अब ये जो ब्लू लाइन आ रही है और ये ब्लू डॉट्स हैं, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू को बता रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो अगर मेरे प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो मैंने इस तरह से एक ये जो हमने ग्राफ बनाया था, जस्ट फॉर रिमाइंडर, कि ये जो ब्लैक वाली लाइंस यहां पर मैं ले रहा हूं ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, और जब नेगेटिव डेविएशन आया, एक मिनट वापस बना देते हैं। इस तरह का नेगेटिव डेविएशन के लिए ये रेड वाली वैल्यूज जो हैं ये तो कैलकुलेटेड वैल्यूज, और फिर हमने ये जो ब्लू वाली वैल्यू है ये नेगेटिव डेविएशन की ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। ब्लू वाली लाइंस ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, रेड वाली कैलकुलेटेड है। तो ये मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अब यहां पर हमारे पास यहां पर ये जो सॉल्यूशन है, यहां पर देखा जाए तो मैक्सिमम डेविएशन आया। तो ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे एजोट्रोपिक सॉल्यूशन। और यहां आप देख लो, यहां पर अब हर चीज वेरी क्लियर है। ये वाला सॉल्यूशन ये रहा, यहां पर मैक्सिमम डेविएशन है, डेविएशन इंक्रीज होते हुए मैक्सिमम हुआ, वापस डिक्रीज हो गया, प्योर तक पहुंच गया। तो ये मैक्सिमम डेविएशन है। तो मैक्सिमम, यहां पर मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन है, तो आप देख लो मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो जाएगा इस सॉल्यूशन का। मिनिमम वेपर प्रेशर हो जाएगा, मिनिमम वेपर प्रेशर, मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, और एक ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसीलिए सिक्स्थ वाले सॉल्यूशन को हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। सिक्स्थ वाले सॉल्यूशन को हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो आप मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन, तो आप ये से सोचो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन, तो मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे। मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे तो मिनिमम वेपर प्रेशर होगा, तो नेगेटिव डेविएशन होगा। तो जब तो इसका मतलब मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन वाला जो सॉल्यूशन है उसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, पर वो जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे मैंने आपको बताया एसीटोन का, मैंने इसका अज्यूम किया, सपोज करो एक जस्ट अजम्पशन है, 50 डिग्री अज्यूम कर लेता हूं मैं, 58 किया था, चलो 58 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेते हैं, और इसका मैंने अज्यूम कर लेता हूं मैं 62 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट। यानी प्योर एसीटोन का तो 58 किया, क्लोरोफॉर्म का मुझे याद नहीं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं 62 डिग्री। तो ये वाला जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा? 58 से भी ज्यादा और 62 से भी ज्यादा। ये वाला बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री हो सकता है, 78 डिग्री हो सकता है, ये डिपेंड करता है नेचर पे। क्योंकि वेपर प्रेशर हमेशा, ध्यान रखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इससे आपको डेविएशन का, इस डिस्कशन से आपको डेविएशन का कांसेप्ट अच्छा क्लियर हो गया। अब इसमें अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो ये बात उलट जाएगी और सब कुछ उलट जाएगा। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? 100 फ्री हो जाएगा। यानी ये फ्री की जगह बॉन्डेड लिख दूंगा और बॉन्डेड की जगह फ्री लिख दूंगा। यहाँ इधर जो फ्री लिखा हुआ है उस फ्री की जगह अपन क्या कर देंगे? बॉन्डेड, और बॉन्डेड की जगह फ्री कर देंगे। यानी इसी का उल्टा हो जाएगा। यानी जो मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन वाला जो सॉल्यूशन होगा, उस केस के अंदर वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे कम हो जाएंगे और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन बन जाएगा।
और इस केस में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों कंपोनेंट जो प्योर फॉर्म में होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट से इनकी वैल्यू कम होगी। तो हम इसको एक बार सम अप कर लेते हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर नेगेटिव डेविएशन at some composition of such a solution, the vapor pressure of solution is lowest and its boiling point is the highest. Solution of this composition which boils at a constant temperature and distill over without any change in composition are called azeotropic mixture or azeotropes. Such solutions are called maximum boiling point azeotropes. This azeotropic mixture boils at a higher temperature than either of the two liquid components. बहुत अच्छा समराइज करके मैंने लिखा है। जितने भी एजियोट्रोप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, मैंने वो इसमें जो डिस्कस किए हैं उसको मैंने बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज के अंदर लिख दिए हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ो और इसको नोट्स बना के रखो या इसका पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये एजियोट्रोप सॉल्यूशन के सारे कॉन्सेप्ट्स को, जो सारे पॉइंट्स हैं वो क्लियर करता है। क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, आप देख लो, ये ऐसा कंपोजिशन का सॉल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर लोवेस्ट है। वेपर प्रेशर लोवेस्ट होते ही बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, हाईएस्ट हो गया। दूसरा मैंने क्या कहा आपको, जब ये हीट होते हैं तो इनका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। ये दोनों कंपोनेंट ए और बी दोनों एक साथ वेपोराइज होते रहते हैं। हम एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स ए और बी को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। और नेगेटिव डेविएशन है तो मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन है और कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन है। इसको आप ध्यान से देखना। फिर इसी तरह से अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो पॉजिटिव में सब उल्टा हो जाएगा। आप ध्यान से इसको रीड करें। एट सम कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सच अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज हाईएस्ट। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज हाईएस्ट and its boiling point is the lowest. At this temperature the solution distill over without any change in composition. यानी दोनों जो कंपोनेंट है ए और बी, जो दोनों ही कंपोनेंट है, उनकी वेपर इक्वल रेट से बनेगी। अगर ए के 10 मॉलिक्यूल्स वेपर होके गए, वेपोराइज हुए, तो उसी समय बी के भी 10 होंगे। सपोज करो 1 सेकंड में 20 मॉलिक्यूल वेपोराइज हुए, तो 10 ए के होंगे, 10 बी के होंगे। इसका मतलब ये है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। इसका बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट होगा, और जो बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट होगा वो किससे होगा, ए से बी से नहीं, दोनों से। ए का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री है, बी का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री है, तो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री होगा। जस्ट एक एग्जांपल से समझाया मैंने। तो आई थिंक आपको पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन तो प्रीवियस वीडियो में ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, पर एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट भी आपके आज अच्छे क्लियर हो गए होंगे। अब अपन आज फिर इसी के अंदर वेपर फेज कंपोजिशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वेपर फेज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? वेपर फेज कंपोजिशन का मतलब होता है कि लिक्विड सरफेस के जो अबव ए और बी की वेपर्स है उसके मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना। इसके अंदर हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को यूज करते हैं, और ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है, ये हम 11th क्लास में स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ चुके हैं। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। आप इस फॉर्मूले को ध्यान दें, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। जबकि राउल्ट्स क्या कह रहा है, ध्यान देना, राउल्ट्स ये कहता है राउल्ट्स क्या बोल रहा है, पार्शियल प्रेशर कंपैरिजन यही देख लें, मोल फ्रैक्शन इनटू
वेपर प्रेशर ऑफ इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। जैसे अगर मैं पार्शियल प्रेशर ए का फाइंड कर रहा हूं तो मैं यहां मोल फ्रैक्शन ए का लूंगा और यहां पर भी मोल फ्रैक्शन ए का लूंगा। यहां लूंगा टोटल प्रेशर यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पर यहां लूंगा मैं पी नोट ए। ध्यान देना डिफरेंस देखो आप, ऊपर वाला है जो मैंने अभी लिखा है ये तो है डाल्टन्स के अकॉर्डिंग और ये है राउल्ट्स के अकॉर्डिंग। कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए मैं कुछ चीजों को बार बार बोलता हूं। ये जो मोल फ्रैक्शन है ये गैस वाला है, वेपर वाला है, और ये जो मोल फ्रैक्शन है ये लिक्विड फेस वाला है। क्या मैं इसको और अच्छे से डिस्कस करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी जो मेरा टॉपिक है वो वेपर फेस कंपोजिशन के साथ साथ राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ में रिलेशन क्या है वो भी एक्सप्लेन कर लेंगे। ये बाइनरी सॉल्यूशन है ए एंड बी। ए और बी बोथ आर वोलेटाइल, दोनों की वेपर्स इस लिक्विड सरफेस के जस्ट अबव बन रही है, इक्विलिब्रियम आया और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बन गया। जो ये ऊपर वाला फेस है इसको मैं कह रहा हूं वेपर फेस। इसको क्लियर दो पोर्शन में डिवाइड कर रहा हूं मैं। ऊपर वाला फेस वेपर फेस है और नीचे वाला फेस लिक्विड फेस है। वेपर फेस के लिए हम डाल्टन्स लॉ यूज करते हैं, लिक्विड फेस के लिए हम राउल्ट्स लॉ यूज करते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या है? PS इक्वल्स टू PA प्लस PB, तो डाल्टन्स लॉ भी यही है। PS इक्वल्स टू PA प्लस PB। तो आप बोलेंगे फिर से डिफरेंस क्या है? यस, डिफरेंस सेकंड इक्वेशन से है। फर्स्ट इक्वेशन तो दोनों की सेम है, मैंने अभी डिस्कस किया कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, मैं ऊपर डाल्टन्स की बात कर रहा हूं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए ये हो जाएगा YA इंटू PS। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी YB इंटू PS। तो PS तो आपको मालूम ही है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। YA क्या है? YA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेस। वेपर फेस में इसका मोल फ्रैक्शन है। YB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेस। नाउ ये तो हमारी बात हुई अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। और अगर मैं राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करूं तो PA क्या है? XA इंटू P नोट A। मैंने कहा ना डाल्टन्स के अकॉर्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन गैसियस फेस और वेपर फेस इनटू टोटल प्रेशर। और यहां टोटल प्रेशर क्या है? सॉल्यूशन का प्रेशर। और राउल्ट्स ने क्या कहा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेस इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। तो यहां पर XA क्या है? XA है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेस
एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेस। तो पीबी क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा एक्स बी पी नॉट ए। तो यहां पर ये है डॉल्टन्स लॉ, सॉरी ये है राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग है। तो यहां से आप देखें, ये ऊपर जो है इसको ध्यान से देखें और इस बॉक्स को ध्यान से देखें। तो अब यहां पर जब पीए की वैल्यू ये पुट करेंगे या पीबी की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, यानी जब हम डॉल्टन्स की बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन वेपर के लेने हैं, और जब राउंड्स की बात करनी है तो मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड के अंदर है ए और बी के वो लेने हैं। एक बात क्लियर कर दूं कि ये दोनों वेपर फेज का कंपोजिशन और लिक्विड फेज का कंपोजिशन सेम नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि जो एक्स ए की वैल्यू यहां पर हो वही वाई ए हो, यहां पर जरूरी नहीं है कि जो एक्स बी की वैल्यू यहां हो वही हो वेपर में भी, क्योंकि जो लिक्विड मोर वॉलेटाइल होता है उसकी वेपर ज्यादा आ जाती है। सपोज करो वाई ए ग्रेटर देन वाई बी है, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फिर भी दूसरे पैरामीटर्स भी काम करते हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पे अगर यहां ए की वेपर ज्यादा बनी हुई है बी के कंपैरिजन में, अगर इक्विमोलर सॉल्यूशन है तो हम ये बोलेंगे कि ए मोर वोलेटाइल है। और अगर हम इक्विमोलर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, जैसे 5 मोल ए ले लिया 5 मोल बी ले लिया, ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर ए के मोल फ्रैक्शन ज्यादा मिल रहा है बी के कंपैरिजन में, तो हम बोलेंगे ए मोर वोलेटाइल है। और अगर बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा मिल रहा है, यहां पर बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है ए के कंपैरिजन में, अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, बी इज मोर वोलेटाइल। क्या हम, लेकिन एक बात और क्लियर कर दूं मैंने कहा कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो लिक्विड फेस कंपोजिशन है, मतलब एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू, और जो वेपर फेस कंपोजिशन है वाई और वाई बी की वैल्यू इक्वल नहीं होती है, बट एक्सेप्ट इसमें एजोट्रोपिक मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसका वेपर फेस कंपोजिशन लिक्विड फेस कंपोजिशन के बराबर होता है। एजोट्रोपिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें वेपर फेस कंपोजिशन लिक्विड फेस कंपोजिशन दोनों सेम होते हैं। तो ये एजोट्रोपिक सॉल्यूशन का एक अलग से अनदर प्रॉपर्टी भी हमारे सामने आ गई कि अगर आपको बोला जाए कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका लिक्विड वेपर फेस कंपोजिशन और लिक्विड फेस कंपोजिशन सेम है, तो हम कहेंगे वो एजोट्रोपिक सॉल्यूशन है। अब अगर हम यहां पर आए तो PA इक्वल्स टू YA PS, ये तो हुआ डॉल्टन्स, और PA इक्वल्स टू XA P नॉट A, ये हुआ राउंड्स लॉ, यानी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों एक ही है, दोनों इक्वल कर दूं मैं, तो YA PS इक्वल्स टू XA P नॉट A, ये हम रिलेशन निकाल रहे हैं राउल्ट्स लॉ और डॉल्टन्स लॉ के बीच में। तो YA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, XA P नॉट A PS। तो अगर हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन, यानी मेरे कहने का मतलब हम लिक्विड फेज से वेपर फेज का कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक्स ए क्या है, एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, और पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
तो क्या हम लिक्विड फेज के डेटा अगर हमको गिवन है तो हम वेपर फेज के डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, अगर हम इससे करेंगे तो वो निकल जाएंगे। अब हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। कोई भी मैं आपको हर वीडियो में एक ही बात बार बार बोलता हूं कि आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर करें। जितने ज्यादा डिफरेंट बुक से एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे, मैच द कॉलम करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, उससे आपका सब्जेक्ट का डेवलपमेंट होगा। मेरे पढ़ाने से या किसी भी टीचर के पढ़ाने से आप जितना नहीं सीखते हैं, जितना खुद करने से सीखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, a mixture of ethyl alcohol and propyl alcohol has a vapor pressure of 290 mm at 27 degrees centigrade. If mole fraction of ethyl alcohol is 0.65, calculate the vapor pressure of ethyl alcohol if vapor pressure of propyl alcohol is 210 mm. एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करें और क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके अब मैंने इतना सारा पढ़ा दिया है तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, इसको आइडियल माने कि नॉन आइडियल माने। सिंपल सी बात है, मैंने इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से देखे हैं, तो मैंने बार बार कहा है कि जब दो सेम नेचर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स होते हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये क्या है, मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल मतलब दो सेम नेचर के लिक्विड को मिक्स किया जा रहा है। इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल दोनों जब प्योर फॉर्म में है तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जब सॉल्यूशन बन गया तो भी वापस इनके बीच में नई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही सेट होगी। तो हम इस सॉल्यूशन को नियरली आइडियल ले लेंगे क्योंकि इसमें डेविएशन नेग्लिजिबल आएगा। तो इस केस में हम इस सॉल्यूशन को आइडियल मान के सोल्व करेंगे। तो राउट्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन इन विच बोथ कंपोनेंट आर वोलेटाइल। तो PS इक्वल्स टू, यहां पर PS इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल। PET is the partial vapor pressure of ethyl alcohol. PPR is partial vapor pressure of propyl alcohol. Now, mole fraction of ethyl alcohol in liquid phase, P naught ethyl alcohol, vapor pressure of pure ethyl alcohol plus, अब इसकी वैल्यू रख रहा हूं मैं, mole fraction of propyl alcohol in liquid phase, P naught PR वेपर प्रेशर ऑफ प्योर प्रोपाइल अल्कोहल। तो यहां पर ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है और ये इसका वैल्यू है, ये फॉर्मूला है ये। वो अब हमारे को अब मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल हैज अ वेपर प्रेशर इज 290 mm, यानी मेरे को जो ये दिया हुआ है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, मैं इसकी जगह 290 लिखूंगा। हमारे को 290 mm Hg प्रेशर गिवन है। सेकंड, इथाइल अल्कोहल, ये देखें आप, इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन हमको कितना गिवन है, इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन हमको गिवन है 0.65 P नॉट। प्रोपाइल अल्कोहल का तो मैंने बार बार कहा है, मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होता है, 1XA प्लस XB इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस XPR इक्वल्स टू 1 माइनस 0.65। तो प्रोपाइल अल्कोहल का जो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा वो 0.35 आ जाएगा। 0.35 ले लूंगा मैं, इनटू प्रोपाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर कितना आया, 210। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करके हम इजीली P नॉट ET की वैल्यू
पी नॉट ई टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और पी नॉट ई टी की वैल्यू, अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे आई थिंक। और इसका जो आंसर है वो 333 mmHg है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन अभी मेरा एम ना होकर मेन एम है कि आपको कंसेप्ट की, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना और उसकी अप्रोच एक्सप्लेन करना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था। ये भी सिंपल क्वेश्चन है पर इसमें दो इक्वेशन बनेगी। ये बोल रहा है एट 300 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी, यानी ये एक सॉल्यूशन है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ एंड 3 मोल ऑफ बी है। और इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर गिवन है हमारे को वो है 550 mmHg। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल ऑफ बी, ये 1 मोल of B added to this solution, the vapor pressure of solution increased by 10, यानी 550 तो पहले से ही था, 10 और बढ़ गया तो कितना हो गया 560। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na कितना रहा, 1 बढ़ा तो B का 4। मैं यहां पर अगर यहां पर मोल फ्रैक्शन निकाल लूं XA का, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला XA इक्वल्स टू Na प्लस NB। मेरी फर्स्ट क्लास में देखिए टोटल मोल Na प्लस NB 4, तो कितना आ गया 0.25, यानी मेरे पास XA की वैल्यू है 0.25, तो XB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.75, 1 माइनस 0. ये आ जाएगा 0.75। तो XA 0.25 एंड XB इज द 0.75। अब यहां पर मोल फ्रैक्शन निकाल लें। X से Na कितना है 1 प्लस 4 5, 0.2, तो XB की वैल्यू 1 माइनस 0.2 इज 0.8। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स A प्लस B 1 प्लस 4 5। उसी तरह से ये XA का आ गया तो इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करके 0.8 निकाल लिया। तो यहां पर मोल, तो इस सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या है 0.25 x का, मोल फ्रैक्शन A का 0.25, मोल फ्रैक्शन B का 0.75, इसको कंपोजिशन बोलते हैं। अब जैसे हमने इसमें 1 मोल ऑफ B डाला तो इसका कंपोजिशन चेंज हो गया। अब इसका जो नया कंपोजिशन बन गया उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 0.2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज 0.8। अब इसमें दो इक्वेशन बन जाएगी, PS इक्वल्स टू XA P नॉट A प्लस XB P नॉट B, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 0. अब अपन PS की वैल्यू इधर दे रखिए 550 इक्वल्स टू 0.25 P नॉट A प्लस 0.75 P नॉट B।
इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2200 2200, ये आ जाएगा P0 A, ये आ जाएगा 3P0 B। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे पास। इसी तरह से हम इसकी भी इक्वेशन बना लेंगे। जब हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे तो फॉर्मूला वही लगेगा, PS इक्वल्स टू x से P0 A प्लस XB P0 B। PS इक्वल्स टू 0.2 PS की वैल्यू गिवन है तो लिख लेते हैं 560 इक्वल्स टू x की वैल्यू 0.2 P0 A प्लस 0.8 P0 B। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 0.2 है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 तो सब्ट्रैक्शन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा 560 इंटू 5 2800 P0 A प्लस 4 P0 B। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब हम सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करके P0 A और P0 B की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड क्या है? इक्वेशन सेकंड है 2800 इक्वल्स टू P0 A प्लस 4 P0 B। अब इक्वेशन मैं कर रहा हूं इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ये 2200 P0 A प्लस 3 P0 B। इसको माइनस कर रहा हूं मैं, तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो इधर माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 600 आ गया और ये P0 B आ गया। तो P0 B की वैल्यू हमारे पास आ गई 600 और इसी तरह से P0 A की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसमें भी रखोगे आप, जैसे यहाँ P0 B की वैल्यू 600 आ गई तो यहाँ 600 रखते हैं तो P0 A की वैल्यू आ जाएगी और वो आ रही है 400 mmHg। मैं बार बार कहता हूं यूनिट लिखना न भूलें। तो इस तरह से हमने दो इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को सोल्व किया। हम वापस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के रिलेशन को एक्सप्लेन करेगा। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द वेपर which is in equilibrium at 30 degree centigrade with a benzene toluene solution with a mole fraction of benzene is 0.4 और P0 B। ये प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है 119 और ये प्योर टॉल्यून का दे रखा है 37। अब इसके अंदर मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके अंदर आप देखें ध्यान से तो बेंजीन और टॉल्यून है जो दोनों एक ही तरह के एक ही नेचर के मॉलिक्यूल हैं, दोनों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं। तो हम इस सॉल्यूशन को आइडियल अज्यूम करेंगे और फिर इसको डिस्कस करते हैं अपन। तो इसके अंदर क्या करना है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द वेपर, यानी वेपर फेज कंपोजिशन निकालना है। हमको दे रखा है एक्स बी, बी फॉर बेंजीन, यहां पर बेंजीन का दे रखा है 0.4 और एक्सटी दे रखा है 0.6। कैसे आया? 1 में से माइनस कर दिया। तो ये जो कंपोजिशन है, मैंने क्या कहा, लिक्विड फेज कंपोजिशन है। ये लिक्विड फेज कंपोजिशन है। आप बोलोगे सर ये कंपोजिशन तो वैसे ही आ गया। नहीं बेटा, ये कंपोजिशन तो लिक्विड फेज कंपोजिशन है। लिक्विड फेज
कंपोजिशन। हमारे को क्या निकालना है? हमारे को निकालना है YB एंड YT। तो YB या YT ये होता है वेपर के अंदर, जिसको हम डाल्टन्स लॉ से निकालते हैं। अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने अभी एक पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन यूजिंग राउल्ट्स लॉ, R मतलब राउल्ट्स लॉ, XB P नॉट B, डाल्टन्स लॉ, D मतलब डाल्टन्स लॉ, YB PS। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर दिया था, तो क्या आ जाएगा? YB PS इक्वल्स टू, अभी किया है 5-7 मिनट पहले ही, YB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? XB P नॉट B PS। तो हम XB P नॉट B, XB की वैल्यू कितनी है? 0.4 ऑलरेडी गिवन है। P नॉट B की वैल्यू कितनी गिवन है? 119। PS क्या हो जाएगा? PS ये होगा XB P नॉट A प्लस XT P नॉट B। ये कौन है? राउल्ट के अकॉर्डिंग। तो ये तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग लेना है। तो यहां पर PS की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.4 इंटू 119, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन, क्योंकि यहां तो मैं ले रहा हूं PS इक्वल्स टू PA प्लस PB। ठीक है, तो यहां पर और इसी तरह से इसका कितना आ जाएगा? 0 मोल फ्रैक्शन टॉलिन का 0.6 इंटू 37। इसको आप सोल्व कर लें। इसको सोल्व करके आप देख लें, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो आप इसको एक बार खुद ही सोल्व कर लें। PS तो मैंने राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग लिया है, और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग PS क्या हो जाएगा? ये PB है और ये PT है, तो ये XB P नॉट A है और ये प्लस XT P नॉट T है। अब आप ये वाली वैल्यू डाल के आंसर निकालना है, तो आपका YB आ जाएगा, और जो YB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ जाएगा, और उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टॉलिन का आ जाएगा। तो वेपर फेस कंपोजिशन और लिक्विड फेस कंपोजिशन दोनों ही इसके आपके पास आ जाएंगे। तो जो YB की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.763। YB की वैल्यू आ रही है 0.763, और इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। एनीवे, और फिर YT निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 माइनस 0.763। अब आप कुछ क्वेश्चन मैं आपको सेल्फ करने के लिए दे रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को खुद करें। और कोई डाउट प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें, तो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। पर पहले आप अपना 100% दें इन क्वेश्चन को करने में। ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, और इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आप कॉन्फिडेंस भी होगा। और ठीक है, थोड़ा सा अप्रोच अच्छा है क्वेश्चंस का, लेकिन जितने अच्छे अप्रोच वाले क्वेश्चंस करेंगे आप, आपकी स्किल्स डेवलपमेंट उतना रेस करेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।